एक्सेलेंसी, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध विस्तृत होने के साथ साथ गहरे भी हैं और यह गहराई आती है हमारे शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड ज्योग्राफी और शेयर्ड ऑब्जेक्टिव से। मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह परफेक्ट समय है, परफेक्ट मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती हैं। चैलेंजेस की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए, कैसे हमारे संबंध अपने क्षेत्र के लिए और विश्व के लिए एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी बने, कैसे हम मिलकर ग्लोबल गुड के लिए कार्य करें, इन सभी पहलुओं पर विचार की आवश्यकता है। एक्सेलेंसी, समकालीन विश्व में देशों की एक दूसरे से अपेक्षाएं और हमारे नागरिकों की हमसे अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करने के नाते हम दोनों देशों का कर्तव्य है कि इन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे और इसलिए वैश्विक कल्याण के मूल्य जैसे लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सम्मान और पारदर्शिता आदि को अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना हमारी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह एक प्रकार से भविष्य के लिए हमारी धरोहर है। आज जब अलग अलग प्रकार से इन वैल्यूज को चैलेंज किया जा रहा है तो हम आपसी संबंधों को मजबूत करके इन्हें सशक्त कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे विभिन्न इंस्टीट्यूशनल डायलॉग्स हमारे संबंधों को और सब्सटेंस प्रदान कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच निरंतर उच्च स्तरीय एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं। व्यापार और निवेश भी बढ़ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस गति से, इस विस्तार से संतुष्ट हूं। जब आप जैसा लीडर हमारे मित्र देश का नेतृत्व कर रहा हो तो हमारे संबंधों में विकास की गति का मापदंड भी एम्बिशियस होना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है। इस कठिन समय में आपने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का और खास तौर पर भारतीय छात्रों का, हमारे स्टूडेंट्स का जिस तरह ध्यान रखा है उसके लिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं इस वर्चुअल समिट के माध्यम से
आपसे बात करने के लिए, इस अवसर के लिए मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। Your Excellency, can I thank you for your leadership, not just within India, but more broadly throughout the G20, the Indo-Pacific, and the stabilising and constructive and very positive role that you have played in these very difficult times. Our relationship is exactly as you've said. It is a very, very comfortable relationship. It is a very natural relationship, so much in common, so much shared, if not in language always, certainly in the things that matter and the values that we hold. In the Indo-Pacific, we are committed to an open, inclusive, prosperous Indo-Pacific. And India's role in that region, our region, will be critical in the years ahead. Today, science and technology, a new special grant round between our two countries for a program that is really joining our scientists together. This is exciting. A joint declaration on a shared vision for maritime cooperation in the Indo-Pacific. We share an ocean and we share responsibilities for that ocean as well. Its health, its well-being, its security, and the relationship we're forming around those issues in our maritime domain, I think, is the platform for so many other things between our countries. The mutual logistics support arrangement and a defence science and technology implementing arrangement. In a time like this, we want to deal very much with friends and trusted partners. And this is a partnership which has stood the test time and again and is during the course of this current crisis. We share a vision for open, free, rules-based multilateral systems in our region, whether that's in the health area or it's in trade or in other places. We engage in those as confident but sovereign nations, advancing, of course, our own interests and mindful of our own domestic challenges. And I think you've navigated that path incredibly well, and we thank you for the way you continue to engage in those fora in such an open and honest and transparent way. The trade and investment flows between our country are not where you or I would both like them to be, but they are growing, and they can grow a lot faster. But I think the comprehensive strategic partnership that we are forming today, going to a whole new level of relationship, will continue to build the trust, because we want commercial and trading relationships that are built on trust. We already see a great movement of peoples in normal times between our countries, and I thank for your comments about the hospitality that is extended to Indian students here in Australia, and we want to continue to see that happen. And we want to see Australian students studying in India as well, as we support and would like to support through the programs that we run here from Australia. I also want to commend India on its leadership in these multilateral forums, particularly on taking over chair of the World Health Organisation's executive board. This is a very important time to be chairing that executive board, and I have no doubt that the way that will be led under India's leadership will be critical to how we deal with the many difficult problems that we are encountering globally, particularly in the health area. So as we announce agreements also in cyber and science and infrastructure, trade and education, this is a grand portfolio of specific and very practical arrangements that give form and substance to the comprehensive strategic partnership. You and I have both, you for much longer, have been dealing in these international issues for a long time, and there are many relationships and partnerships, but we know they don't come to anything if we don't put in the practical building blocks and agreements that sit under the relationship that actually contribute to the prosperity and the progress of the relationship between our two countries. So today is a very good opportunity to extend that. It will be extended also in the agreement that we have to commit to Foreign and Defence Ministers meeting in a regular 2+2 format. I think that's a great step forward. The relationship also we have with partners in the region, particularly Japan, Indonesia, Vietnam, the United States, others, is very important, and we are both enthusiastically pursuing those bilateral relationships, but increasingly in multilateral fora, both informally and formally. That is providing, I think, a basis of stability in our region, which we can all share in and we can drive the prosperity from.